तो एक रईसजादे ने अपने रील के शौक के लिए एक 23 साल के युवक को रौंद दिया। टक्कर मारती हुई ये कार जो है वो साहिल को उड़ाते हुए साथ में ले गई टू साहिल्स मर्डर एंड वी कॉल इट मर्डर डिलिबरेटली। जब 15-17 दिन तक मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया देन ऑब्वियसली मुझे लगा कि कुछ चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे ही लिए FIR हुई है और मुझे ही नहीं बुलाया जा रहा। I was not contacted by anybody. That was even increasing my doubts. तो आप जो पेरेंटिंग दे रहे हो, जो क्रिमिनल होने के बाद उसको बार बार बचा रहे हो, तो जिसको आप राक्षस बनाए जा रहे हो, क्या वो आपको बख्श देंगे? जब आप अपने बच्चों को खुद राक्षस बना रहे हो, will you be spared? जयपुर में कोई इंसिडेंट हुआ है और उस इंसिडेंट में जो फादर है, ही इज IAS और उसने खुद अपने बच्चे को ले जाके जेल करवाई है। ही इज सेटिंग अप प्रेसिडियम। वो अपने बच्चे को वाकई में सुधारना चाहते हैं। आई विल रीच आउट टू हिम एंड आई विल रियली सैल्यूट हिम। उसके 2 मिनट की 1 मिनट की फन रील की कॉस्ट मेरी जनरेशन। और ये जो पैसा मुझे इनडायरेक्ट में ऑफर करवा रहे हो ना, मैं भी देखती हूँ कि ये पैसा इस क्रिमिनल को कैसे बचाता है। उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन था जो उसने अपने लिए रूम में रखा था, पीपल वॉन्ट टू फ्लाई फर्स्ट क्लास, आई वॉन्ट टू ओन माई प्लेन। वो बाइक कितने डिस्टेंस तक रगड़ती हुई गाड़ी के अंदर फंस कर कितने डिस्टेंस तक रगड़ती हुई गई है। 50 फुट मेरा बच्चा हवा में उड़ा है। ये कार जो है वो साहिल को उड़ाते हुए साथ में ले गए। कई फुट ऊपर तक साहिल जो है उड़ गया था। नहीं, कोई माँ जिसने सारी जिंदगी उस बच्चे को पाल पाल के ये दिन गिने हो कि वो यहाँ से निकल जाए, अगर वो अपने बच्चे को 2 घंटे रोड पे ऐसे पड़े हुए देख के उसके सामने उसके बच्चे को एक कट्टे की तरह उठाए थे सीमेंट के, और उठाते हुए उसकी गर्दन यहाँ से यहाँ घूम जाए, क्योंकि मैम आप खुद ही उस टाइम पे एक्टिव हुई ना, क्योंकि तब हाँ, तक तो आप बिजी थी। 15 दिन मेरे को लग गए कि जी वो हवन। ये लोग ये तो कॉल ही नहीं कर रहे, इधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो ये मतलब क्या समझ के बैठ गए हैं ये। मैंने तो पूरा टाइम दिया ना, क्योंकि पहले तो हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें बहुत सारी जगह देनी थी। तो मतलब जब 15-17 दिन तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया देन ऑब्वियसली मुझे लगा कि कुछ चल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे ही लिए FIR हुई है और मुझे ही नहीं बुलाया जा रहा। ओके। आई वॉज नॉट कॉन्टेक्टेड बाई एनी बडी। दैट वॉज इवन इंक्रीजिंग माई डाउट्स। चीज़ें मुझे पता चल गई थी। जिस दिन हम FIR की कॉपी लेने पहुंचे थे उस दिन वी कुड सी कि क्या चल रहा है। मैं नहीं गई पर मेरी सिस्टर की फैमिली से ओके उसके जो इन लॉज हैं गए थे लेने के लिए FIR। जब वो FIR लेने पहुंचे तो वहाँ पे जो उन्होंने देखा और जो ऑब्जर्व किया, सो दैट वाज गिविंग कुछ इम्प्रेशन दे रहा था। चीज़ें देखो, आप भी ह्यूमन हो, आप एनालाइज कर सकते हो सिचुएशन कि एक क्रिमिनल को बिठा के आराम से, ठीक है ना, डिस्कशन चल रहे हैं। तो ये दिस वाज जो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने आके बताया मुझे। ओके। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपना काम किया, मुझे जैसे करना था। मुझे पता था क्योंकि अगर 15-17 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं कर रही है पुलिस तो क्या रीज़न हो सकता है। इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड। यहाँ पे तो आम बात है। यहाँ पे तो बोला जाता है ना कि कानून अमीरों के लिए है। रसूखदार बाप की औलाद होने का बेल मिल गई रसूखदार बाप के बेटे को। तो आप देखिए ना, चीज़ें देखिए। ये मैं तो नहीं कर रही हूँ ना, जी ना मैं इंडिविजुअली बोल रही हूँ। मैं किसी के यहाँ गई नहीं हूँ। मैं भी वही देख रही हूँ जो दुनिया देख रही है और मैं भी वही बोल रही हूँ। यस। जो हो रहा है वो सभी देख रहे हैं। किसी को मार के आप इतने आराम से बेल लेके घर जा सकते हो, तो फिर कानून के थ्रू खौफ किसी चीज़ का भी नहीं है। आएगा जब कानून इतना लिबरल है कि आप किसी को मार दो, किसी की पूरी वंश के वंश तबाह करके यू आर सो फ्री टू वॉक डाउन टू योर हाउस विद इन फ्यू आवर्स। तो जो दूसरी कंट्रीज ने स्ट्रिक्ट लॉ बना रखे हैं
तो आप अपने लॉज को लॉ कह के कैसे जस्टिफाई करोगे जब आपका कोई लॉ किसी को कोई खौफ, है किसी ही को नहीं। कोई मर्यादा, किसी को कोई अनुशासन सिखाता ही नहीं है। डर खत्म हो चुका उस चीज से। लॉ का मतलब क्या होता है? अनुशासन को मेंटेन करना, लॉ बिल्कुल। एंड ऑर्डर। और कल रात को मेरे पास किसी अदर स्टेट से एक बच्चा है हमारा, उसका फोन आया मुझे एक बात बताने के लिए। जयपुर में किसी आईएएस, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई हैव नॉट सीन दिस न्यूज, बट मेरे पास कॉल आया है ये बात बताने के लिए कि आज हमारे ऑफिस में डिस्कशन हो रहा था कि किसी ने जयपुर में कोई इंसिडेंट्स हुआ है और उस इंसिडेंट में जो फादर है ही इज आईएएस और उसने खुद अपने बच्चे को ले जाके जेल करवाई है। ही इज सेटिंग अप प्रेसिडियम। वो अपने बच्चे को वाकई में सुधारना चाहता है, वो वाकई उसको इंसान बनाना चाहते हैं कि उसने जो एक बार किया है अगर उसका रिजल्ट उसने नहीं भुगता, फादर आज है कल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर उसको इंसान बनाना है तो उसको लेसन देने के लिए ही इज टेकिंग दैट सोशल एंड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो खुद उसको सजा दिलवा रहे हैं। ही इज नॉट प्रोटेक्टिंग हिम। अगर आज उसको बचा लिया तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या किया है और वो फिर करेगा, दोबारा ट्राई करेगा वही चीज। आप अगर बच्चे को अलाउ कर रहे हो दोबारा गलतियां करने के लिए, वो जरूर करेगा। गलतियां भी नहीं है, ये एक्चुअली मर्डर होते हैं इस तरह Yes. के, जो विलिंगली आपको पता है कि आपका राइट नहीं है रोड पे आने का, आपको लॉज अलाउ नहीं कर रहे, आपकी एज नहीं है, आप ऑथराइज ही नहीं हो घर से बाहर गाड़ी लेके निकलने के लिए। और जब आप पहला क्राइम करते हो गाड़ी लेके निकलने का, फिर उसके बाद मल्टीपल क्राइम्स करते हो एक ही सीक्वेंस में। आप गाड़ी लेके निकले, आपने गलती करी पहली, दूसरी गलती कि आप अंडर एज हो, तीसरी गलती कि आपने किसी को मार दिया, और सो ऑन। आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे उस चीज को। वो एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं ना, क्यों करेंगे एक्सेप्ट? अगर एक्सेप्ट करना होता तो वो निकलते नहीं, तो वो समझदारी दिखाते हैं। गलती करने से पहले समझदारी दिखाई जाती है अगर एक्सेप्ट करना होता तो। एक्सेप्टेंस जिसको होता है वो हर चीज़ के लिए होता है, अपनी जिम्मेदारी के लिए भी होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी होता है, अपने आप को रोकने के लिए भी होता है। तो जिसके अंदर एक्सेप्टेंस है वो गलती नहीं करेगा। जिनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है वही क्रिमिनल बनते हैं, बिकॉज दे टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो ये जो आईएएस सर हैं जो भी हैं, आई रियली डोंट नो बिकॉज आई हैव रियली नॉट स्टडीड। लेट नाइट मेरे पास कॉल आया और सुबह मैं यहाँ पर हूँ स्टूडियो में आपके साथ जी। तो मेरे को स्टडी करने के लिए उसको टाइम नहीं मिला है, बट डेफिनेटली आई विल रीच आउट टू हिम एंड आई विल रियली सैल्यूट हिम। उनको अपने बच्चे की वैल्यू है, उस पेन की वैल्यू है जो उनके बच्चे ने किसी को दिया होगा। मुझे अभी तक इंसिडेंट भी नहीं पता पूरा। मैम मुझे नहीं पता आज मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूं, बिकॉज मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ, जो लाइफ ने आपको चीज़ें दिखाई हैं, शायद मैं उस बारे में बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी सबको वो चीज़ पता है। बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, जो 3Ds आ रही हैं, जो बैड कमेंट्स आ रहे हैं, कि नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं जो अपने बच्चों को डिफेंड करना चाह रहे हैं। मैम उस बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल उस बारे में बात करनी भी चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट निगलेक्टेड थिंग। कोर्ट के अंदर, जुवेनाइल कोर्ट के अंदर एक चीज दिखा के जो कि गलत है कि वो सामने से आ गया, आपके कह देने से तो नहीं होती ना चीजें। बिल्कुल। और दूसरी बात कि जो लोग भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं ये उनके प्लांटेड लोग हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को। शुरू में भी इन्होंने हमारे साथ चीज़ें की हैं, हमारे अकाउंट्स को लेके बहुत कुछ हुआ है, हमने बहुत फेस किया है। और इनकी साइड के लोग ये जो घुसपैठी होते हैं ना, तो ये जिनके पास कोई काम नहीं है, क्या होता है ना, लोग कहीं से भी बैठ के सोशल मीडिया रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। आपको स्क्रॉल करने के टाइम पे एक्चुअल रियलिटी पता ही नहीं है। आपको क्या पता मेरा बच्चा कहाँ से आ रहा था, वो रोड कैसा है, वहाँ कहाँ टर्न है, कैसे राइट लेना है। जब वो गाड़ी से उड़ा
उसके पीछे कितना रोड था, वहाँ टर्न था, वहाँ क्या था, वहाँ रोड खत्म हो रहा था कि नहीं हो रहा था, वो किसी को नहीं पता है। आपके पास कंसिडर करने के लिए 7-8 क्राइम कम पड़ गए, ठीक है, और आप एक नेगेटिव पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो कि वो सामने से आ गया। भैया आपने उड़ाया है तो सामने ही आया है, तभी तो उड़ाया ना। सामने क्यों आया है? क्योंकि जिस रोड से वो आ रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग कर रहा है। मैं बार बार कह रही हूं, बहुत सारे जगहों पे मैंने बोला है, लेकिन लोगों ने इस चीज को टेलीकास्ट नहीं किया। मैं अपनी लेन में चल रही हूँ, देयर आर 2 लेन्स, दिस इज द रोड, ये एक रोड है, चौड़ा रोड है, इसके 2 डिवीजन है, ये व्हाइट लाइन है बीच में। मैं इस लेन से आ रही हूँ, यहां से टर्न करके मैं आ रही हूँ, और मेरे मुंह के आगे ये बस आ जाती है। वो बंदा जिसको अपनी लेन में इधर होना चाहिए था, वो इधर ना होके मेरी लेन में चल रहा है, और मेरी लेन में चलते हुए मेरे मुंह के सामने एक बस है जो कि इतनी हाइट पे है। आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते कि किसी की पूरी लेन खाली होने के बावजूद कोई इतना भी बेवकूफ हो सकता है कि पूरी रोड खाली को छोड़ के अपनी लेन की, वो आपकी लेन में बस के सामने कोई ऑपोजिट ड्राइविंग कर रहा है। तो जितने समझदार लोग ये नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्हें वो फुटेज देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। या तो उनकी आंखें खराब हैं, या वो सच को इग्नोर करके फन रील्स एंजॉय कर रहे हैं वो भी, क्योंकि फन रील्स एंजॉय करने वाली कैटेगरी ज्यादा है, फैक्ट को समझने वाली जो कैटेगरी है वो बहुत कम है। जिसने प्रॉपरली फुटेज देखी है ना, वो नेगेटिव कमेंट कर ही नहीं सकता। मैं आपके मुंह के आगे गाड़ी चला रही हूं और एकदम से जब बस, कैन यू इमेजिन, उस बस वाले ने ब्रेक मारी अपने आप को बचाने के लिए। ये चार्जशीट के अंदर स्टेटमेंट दी गई है, ये स्टेटमेंट है हमारे पास, बस वाले की स्टेटमेंट है कि उसने ब्रेक मारी है जब उसने देखा कि मेरे सामने से ऑपोजिट कोई गाड़ी आ रही है। अगर बस वाला अपने आप को बचा रहा है तो आप समझिए उस बंदे का क्राइम का लेवल। यू इमेजिन कि एक बस वाले को डर लग गया उस गाड़ी को देख के कि बस का कुछ बिगड़ना नहीं था, अगर उससे हिट हो भी जाती तो बस की बॉडी इतनी ऊंची और इतनी हैवी होती है, पर ड्राइवर को चोट जरूर लगती, क्योंकि बिल्कुल एज, ड्राइवर के बिल्कुल एज से उसने गाड़ी, वो ऐसे चल रही है, और जब वो बस वाला सामने आ गया उसने ऐसे, सामने आके आप ऐसे कर रहे हो और मेरा बच्चा जस्ट बस के पीछे था, उसके लिए तो उसकी राइट साइड की लेन क्लियर है ना, बिल्कुल। तो उसने अपनी राइट साइड अपनी गाड़ी निकाल के, क्योंकि बस वाले ने इमरजेंसी ब्रेक मारे जी, तो क्या मेरा बच्चा, अगर आगे वाला व्हीकल कभी इमरजेंसी ब्रेक मारता है तो क्या आप उसके अंदर जाके ठोक दोगे? क्या 2 ही काम करोगे। अगर आपके राइट साइड का रोड क्लियर है तो आप राइट साइड से अपनी गाड़ी को निकालोगे, ओवरटेक करेंगे, और अगर आपके राइट साइड का रोड क्लियर नहीं है तो आप वेट करोगे। आई ड्राइव एंड आई हैव द ड्राइविंग सेंस, सो दीज इडियट्स हु हैव नो सेंस and without considering the facts, they are just commenting, kindly spare time, kindly spare energy, go and visit the site। अपनी बकवास करने से पहले आप जाइए और चीजों पे एनालिसिस कीजिए एंड चेक इट आउट। आई एम स्टिल सेइंग ये उनके प्लांटेड लोग हैं। उसको नेगेटिवली इसलिए पब्लिसाइज किया जा रहा है क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट के अंदर बस यही पॉइंट दिखा के उन्होंने बेल ले ली, क्योंकि जो भी ऑथराइज पर्सन उसका जजमेंट भी दे रहा है या वहां बैठा है, वो भी वहां जाके विजिट करके नहीं आया। किसी को एक्चुअल लोकेशन का सिनेरियो पता ही नहीं है। दूसरी बात कि जिनके ऊपर हम डिपेंड हैं, जो हमारी रिपोर्ट्स बनाते हैं या जो भी करते हैं, जो भी कार्रवाई होती है, जो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंड हैं, इस बात की क्या श्योरिटी है कि विद इन 30 डेज, जहां पे 90 डेज का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का, वो 90 डेज का टाइम इसलिए होता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, माइनर टू माइनर
ये बड़ा एक्सीडेंट था। ये बहुत बड़ा केस बहुत था। बड़ा केस है ये। 50 फुट मेरा बच्चा हवा में उड़ा है। स्पोर्ट्स बाइक जिसका वजन 150, 200, 250 किलो होता है, वो बाइक कितने डिस्टेंस तक रगड़ती हुई गाड़ी के अंदर फंसकर कितने डिस्टेंस तक रगड़ती हुई गई है, ये उन लोगों को नहीं पता। जो ये कमेंटबाजी कर रहे हैं, ये उनको नहीं पता। एक गाड़ी के अंदर एक वजन होने के बावजूद उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही, और वो इतनी दूर खड़ी एक कैब को कितनी बुरी तरह से मारता है कि उस कैब की हिट से आगे खड़ी हुई हजारों किलो की बस भी हिट होती है। ये तो लोगों को पता ही नहीं है। अभी तो लोगों को ये ही नहीं पता कि एक पूरी कैब खत्म हो गई है। उस कैब के अंदर बैठा हुआ जो काफी डिस्टेंस में बैठा था, रोड के साइड में बैठा था, जिसका उस मेन रोड से कोई लेना देना नहीं था, ही वॉज ऑन दी जो ग्रीन बेल्ट होती है जहां पेड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल रोड के बिल्कुल साइड में और काफी डिस्टेंस पे गाड़ी पार्क थी। वो गाड़ी पार्क थी। ही वॉज हैविंग हिज फूड। ये लोगों को पता ही नहीं है अभी। ये किसी को भी नहीं पता। किसी पॉडकास्ट में और किसी भी मीडिया में पूरा जो इंसिडेंट है, ये पूरा पता ही नहीं है लोगों को। अगर किसी को सच में पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता हो, किसी का मुंह ही ना खुले नेगेटिव कमेंट करने के लिए। हजारों किलो की बस भी हिट हुई है। वो बस मीडिया में नहीं आई क्योंकि वो बस ड्राइवर जो था वो बस लेके चला गया था। अगर ये 3 व्हीकल कंटिन्यूशन में मीडिया में लोगों ने देखे होते तो लोगों को इसकी गहराई और इसकी सीरियसनेस का पता होता इस घटना का। इन दैट केस जितने भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आई विल शेयर माई FIR कॉपी ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट, जिसमें ये तीनों व्हीकल्स का मेंशन किया गया है। एक और व्हीकल भी है उसमें। नाउ पीपल कैन चेक आवर सोशल मीडिया अकाउंट। और लोगों को थोड़ा सा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के लिए भी काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि साहिल के नाम से मैं कल चेक कर रही थी कि साहिल के नाम से मल्टीपल लोगों ने अकाउंट बना रखे हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू फॉलो आवर जेन्युइन अकाउंट। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से वो अपना अकाउंट बताना भी चाहूँगी लोगों को, जिससे कि लोग हमारे पास जेन्युइनली और जेन्युइन अकाउंट को रीच आउट कर सकें। हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है जस्टिस फॉर कबीर _साहिल एंड इट हैज़ अ ब्लू वेरीफाइड टिक। मैम, मुझे ये लगता है कि अगर शायद आप वो 14 दिन के बाद, जब वो सारी चीज़ें हुई, वो सिनेरियो के बाद, जब आपने सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा ली, उसके बाद जब आप आए, अगर शायद आप उस टाइम पे ना आते मीडिया के थ्रू या फिर जो भी आप कर सके उस टाइम पे, अगर वो शायद आप ना करते तो किसी को इस केस के बारे में ढंग से पता ही ना लगता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शायद उनकी तरफ से ऐसा एज्यूम किया जा रहा था कि कोई आया ही नहीं, कोई आएगा भी नहीं। उनकी तरफ से शायद ऐसा एज्यूम किया जा रहा होगा। तो उनकी गलतफहमी टूट गई कि मैं इस तरह से बाहर आ गई, क्योंकि मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है ना। मेरी तो जनरेशन, लोगों को लग रहा है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बच्चा गया है। बच्चा नहीं गया है मेरा। This devil has eaten my generations. सिस्टम को भी ये बात समझ नहीं आ रही मैं क्यों चिल्ला रही हूं। हम माँ बेटे बिना फैमिली के रहे सारी जिंदगी। मेरे बच्चे के सपने थे, मम्मी आई विल मेक योर फैमिली। लोगों की नजर में एक्सीडेंट होते हैं, एक बंदा मर गया, एक बंदा नहीं मरता, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। वो पूरी फैमिली जिंदा लाश बन जाती है। वो जब तक जीते हैं मर मर के जीते हैं। एक एक सांस मर मर के लेते हैं। एक शिल्पा मित्तल केस था,
10 साल उस लेडी को लग गए प्रॉपर सेक्शंस लगवाने में। ये सिस्टम है हमारा, सेक्शंस लगवाने में 10 साल लग गए उसको। वो लड़का 4 दिन बाद 18 साल का होने वाला था, और उस जुवेनाइल के टैग ने, 4 दिन की मोहलत ने उस लेडी के 10 साल ले लिए, जिसका भाई चला गया। ये हादसे हमें अपने बच्चों के लिए रोने का भी टाइम नहीं देते। ये उनके वर्ड्स है, एंड दिस इज द रियलिटी। हम अपने बच्चों की मौत पर रोए भी नहीं है दिल भर के। ये किसको पता है? रोज उन्हीं चीजों को डिस्कस कर करके हम खुद को कुरेद रहे हैं उस जख्म को। ये किसी को पता है? इस जिंदगी को बैक टू नॉर्मल लाने की बजाय अब हमारा काम ये है। आप विक्टिम बन चुके हो लाइफ में भी, सिस्टम के भी, और आप भुगतते रहो, रोज रोज मरते रहो, रोज मरो। सिस्टम के पास आने की कीमत चुकाओ, पुलिस के पास जाने की कीमत चुकाओ, रोज भुगतो हमें, रोज कोर्ट में चक्कर काटो। जो एक्यूज है वो घर बैठे हैं आराम से, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं हुआ, एक दिन भी थाने नहीं गए। वो जो सेक्शन लगने चाहिए थे अभी तक उसके लिए भी फाइट चल रही है। एफआईआर के नाम पे मजाक बनाया गया है, क्योंकि सबको ये लगा ना कोई आया ही नहीं, अपनी मर्जी से एफआईआर बनाई गई है। क्योंकि मैं गई नहीं थी, मैं इतने मेंटल ट्रॉमा में थी। आपको तो ये समझने में, ये सिनेरियो की हुआ क्या, उसी में ही आपको इतने दिन लग गए होंगे। नहीं कि कोई माँ जिसने सारी जिंदगी उस बच्चे को पाल पाल के ये दिन गिने हो कि वो यहां से निकल जाए, अगर वो अपने बच्चे को 2 घंटे रोड पे ऐसे पड़े हुए देख के उसके सामने उसके बच्चे को एक कट्टे की तरह उठाया जाए सीमेंट के, और उठाते हुए उसकी गर्दन यहां से यहां घूम जाए, वो पुलिस स्टेशन जाने की हालत में होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस वालों के बच्चे नहीं होते क्या? उनको इतनी बुरी हालत देख के मेरे बच्चे की दया नहीं आई क्या जरा सी भी? 2 घंटे रोड में तमाशा बनाते रहे उसका। उसको कोई हॉस्पिटल लेके नहीं गया। मेरा बोलना बुरा लगता है सबको, मेरे बोलने से प्रॉब्लम हो रही है, पर अपने करने से भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप दूसरे के साथ क्या कर रहे हो? कहते हैं ना, जब दूसरे की तरफ उंगली करते हैं तो 4 उंगलियां जो अपनी तरफ आती हैं वो याद नहीं रहती। आपकी भी फैमिलियां होती है ना, आपके भी बच्चे रोड पे जाते हैं। भगवान न करे आपके किसी बच्चे के साथ कभी ऐसा हो जाए और कोई उसको तड़पते हुए हॉस्पिटल ना ले जाए, उस दिन आपको रिग्रेट नहीं होगा? आपको दर्द नहीं होगा कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई हमारे बच्चे को नहीं लेके गया? ये डिपार्टमेंट के लोग ये इतने इंसेंसिटिव क्यों होते हैं? मान लिया वो ये चीजें रोज देखते हैं, पर सीरियसनेस तो देखनी चाहिए ना। ये तो ह्यूमैनिटी है ना, बच्चा किसी का भी हो, दर्द तो सबको बराबर होता है ना। सारे माँ बाप अपना बेस्ट देते हैं अपने बच्चों को, तो माँ बाप तो वो भी है ना। फिर दूसरों के बच्चों के साथ
ऐसा इनह्यूमैनिटी वाला बिहेवियर क्यों है? आपने पब्लिक को क्या समझ रखा है? आपके आपके आप जो भी डेजिग्नेशन लेते हो, आप हम में से ही उठ के गए हो। पब्लिक में से ही ऑफिसर बनते हैं, पब्लिक में से ही पॉलिटिशियंस बनते हैं, पब्लिक में से ही सब जाते हैं ऊपर। तो फिर इसी पब्लिक के साथ आपकी सहानुभूति क्यों नहीं है? इसी पब्लिक के लिए आप इतने रूड क्यों हो? कल आपके बच्चे भी ऑफिसर बनेंगे, हम में से ही जाएंगे ना, हमारे ही बच्चों के साथ पढ़ते हैं ना स्कूलों में वो। They are also part of this same society, जिनके ऊपर आप एक पोजीशन होल्ड करने के बाद दादागिरी दिखाने लगते हो। आपके बच्चों ने भी गुड एंड बैड मोमेंट्स क्लासरूम में नॉर्मल पब्लिक के बच्चों के साथ शेयर किए। हाउ इनसेंसिटिव यू आर यार। ये मैं उन सब लोगों के लिए बोल रही हूं जो वहां खड़े हुए रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। आप इतने इनसेंसिटिव क्यों हो? उसके बाद लोगों का मेहरबानी देखिए, इतना बड़ा क्राइम करवा दिया मां बाप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। ना तो वो अच्छे पेरेंट्स हैं, ना ही वो अच्छे सिटीजन हैं। उसके बाद नेगेटिव कमेंटिंग करवा रहे हैं, 3Ds बनवा के हमें नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी नेगेटिविटी पे ध्यान दो। बच्चे नहीं क्रिमिनल पैदा कर रखा है आपने, जिसको आप बार बार बचा बचा के आपको क्या लगता है कब तक बचा लोगे आप? और ये जो पैसा मुझे इनडायरेक्ट में ऑफर करवा रहे हो ना, मैं भी देखती हूं कि ये पैसा इस क्रिमिनल को कैसे बचाता है। मैं भी देखती हूं। और वो पैसा देने से आपका बच्चा तो वापस कभी भी नहीं आएगा। उनके लिए पैसा मैटर करता है, मेरे लिए मेरा बच्चा मैटर करता है। बिल्कुल। तो आप ये इतनी सारी घटनाएं देखते हैं आजकल कि पढ़ने के नाम पे बच्चे ने बाप को काट के उसके टुकड़े करके उसको भर दिया टैंक के अंदर। तो आप जो पेरेंटिंग दे रहे हो, जो क्रिमिनल होने के बाद उसको बार बार बचा रहे हो, तो आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कभी ऐसा मौका पड़ा तो जिसको आप राक्षस बनाए जा रहे हो, क्या वो आपको बख्श देंगे? जब आप अपने बच्चों को खुद राक्षस बना रहे हो, विल यू बी स्पेयर्ड? सैडली यू आर मिस्टेकन। आप उन्हें खुद क्रिमिनल बनना सिखा रहे हो, क्राइम में सपोर्ट कर रहे हो आप, मतलब कि आप बढ़ावा दे रहे हो उसे। तो जब आप क्रिमिनल प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो, तो आप अपने लिए क्या दया भावना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ आपका बच्चा ऐसा कुछ नहीं करेगा? आप उसको इतना ज्यादा इनह्यूमन बना रहे हो, आप उसको इतना ज्यादा वो रास्ता दिखा रहे हो जिस पे कभी कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा चले, और आप उस रास्ते पे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज, even accepting everything, court is also forced to give him bail again and again because of a so-called law, section 12. Everything is accepted by court, और जब बारी सजा की आती है तब वो माइनर बन जाता है। पर बैक टू बैक 8 क्राइम करने, 10 क्राइम करने के टाइम पे वो जुवेनाइल नहीं होता। तो ये हमारा सिस्टम है ना कि वो 8-10 क्राइम करके आ गया बैक टू बैक, घर से गाड़ी लेके निकला, लाइसेंस नहीं था, ओवर स्पीडिंग थी, फन रील्स बना रहा था। फन रील्स की कॉस्ट मेरी जनरेशंस, उसके 2 मिनट की 1 मिनट की फन रील की कॉस्ट मेरी जनरेशंस, जो उसने खत्म कर दी। 23 साल मेरे और 23 साल मेरे बच्चे के 46
46 ईयर्स दोनों के मिला के, और आने वाली मेरी सारी जनरेशन जो मेरे बच्चे से बनती, उसने अपने 1 मिनट के फन रील के चक्कर में वो उड़ा दी, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसकी गाड़ी चल कहां रही है। और बैक टू बैक क्राइम, लाइसेंस नहीं है, अंडर एज है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, रील बना रहा है, गलत चल रहा है, रॉन्ग लेन ड्राइविंग है, पुराने चलान्स हैं, सब कुछ देखते हुए भी इतने सारे एविडेंस, कोर्ट ये कहती है कि हम एविडेंस पे काम करते हैं, मैंने इतने सारे एविडेंसेस दिए, उसके बाद भी सेक्शन 12 गिव्स द बेल। तो जो कानून हम लोगों के गले घोट रहे हैं, हमें जीते जी मार रहे हैं, क्या उन कानूनों में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है? ये कौन से जमाने के आप कानून चला रहे हो? मैं पूछना चाहती हूं कि कौन से जमाने के कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं? क्या उस समय पे इतनी गाड़ियां थी? क्या उस समय पे जब ये कानून बने थे तो लोग इतने इनसेंसिटिव थे? क्या लोगों की पेरेंटिंग पे उस समय सवाल उठते थे जितने आज उठ रहे हैं? क्या उस समय के जुवेनाइल्स इस तरह के क्राइम करते थे जबकि ये लॉ बने हुए हैं? जनरेशंस बदल चुकी हैं, लॉ भी बदलने चाहिए फिर। आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी में पैदा होते हैं। हमारे टाइम में, हमारी जनरेशन में कॉलेज के बाद कंप्यूटर कोर्स आता था, एक कोर्स आता था। आजकल के बच्चे कंप्यूटर किड्स हैं, जो पैदा ही होते हैं कंप्यूटर्स के साथ। So you see the gap of the generations and the education and the technology and demand of time. ये चीजें सिस्टम को याद क्यों नहीं आ रही है? मुझे क्यों याद दिलानी पड़ रही है? जब आप इतनी बातें करते हो, हमारे देश ने इतनी प्रगति कर दी, चंद्रयान, ये, तो ये लॉ क्यों पीछे रह गया है? सिर्फ लॉ ही पीछे क्यों है? आप हर जगह प्रगति की बात करते हो, आप हर जगह तरक्की की बात करते हो, तो तरक्की लॉ में क्यों नहीं हो रही है? लोगों के बच्चे मर रहे हैं, आपको पेन नहीं होगा क्योंकि किसी का नहीं मर रहा है, क्योंकि जो सीनियर पोजीशन्ड लोग हैं वो अपने बच्चों को यहां रखते ही नहीं है। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनके सबके बच्चे आपको बाहर मिलेंगे, तो वो कभी इस तरह का हादसा भुगतते ही नहीं है, वो कभी इस तरह की एक्सीडेंट के शिकार होते ही नहीं है, इसलिए वो सो रहे हैं। क्योंकि उनमें से किसी को भी अभी तक ये पेन मिला नहीं है, तो वो सो रहे हैं। उन्हें पता है यहां का सिस्टम जो तब से बने हैं, कब से बना है संविधान, तब से चला ही जा रहा है, जैसे है वैसे ही खींचा जा रहा है। रोज लोग चिल्ला रहे हैं, इतनी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों की जनरेशंस खत्म हो रही हैं, खून खराबे हो रहे हैं। पर इसमें भी एक बहुत बुरी चीज फील होती है, वो ये है, हम अपने बच्चे की कॉस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जब हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जाता है, हम अपने बच्चे की कॉस्ट नहीं लगाते, पर सिस्टम के थ्रू बार बार हमारे बच्चों की कॉस्ट लगती है। बेल बॉन्ड, किसी की जनरेशंस खत्म हो गई और एक 20-30 हजार रुपए जो कि एक रिक्शे वाला कमाता है आज की तारीख में, एक वर्स्ट कैटेगरी लेबर जो रिक्शा चला के भी 40-50 हजार रुपए कमाता है, हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशंस की कीमत उससे भी कम है। एक बेल बॉन्ड इज द रिलीफ फॉर द क्रिमिनल्स।
कानून सजा कम और बचने के रास्ते ज्यादा देता है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। जब मैं स्ट्रगल करके अपने बच्चे को सारी जिंदगी पाल रही थी, तब सिस्टम नहीं आया था मेरे बच्चे की एजुकेशन फ्री करने, मेरे बच्चे के बीमारी में उसका इलाज फ्री करने। चाहे मैं सिंगल मदर थी, चाहे मेरे पास जॉब थी, मेरे पास काम पूरी जिंदगी था नहीं था, लोग मेरा मजाक बनाते थे। व्हाट, मैंने एक्चुअली मल्टीपल प्रोफेशंस चूज किए। रोटी तो मुझे रोज खानी है ना, बिल्कुल। मेरे को अपने बच्चे को भी पढ़ाना है। अगर मेरे को एक प्रोफेशन में डाउनफॉल लगता था तो मैं एफर्ट करती थी दूसरी कि जगह मैं कुछ और करूं, ताकि मेरे बच्चे वो चीजें, उस चीजों को सफर मेरे ना बच्चे को सफर ना करना पड़े किसी ना चीज के लिए। बजाय मेरी कैपेबिलिटी को वैल्यू करने के, उसको अप्रिशिएट करने के, लोग मेरा मजाक बनाते थे। अरे वो तो पागल है, वो तो 10 काम करती है। ये माइंडसेट है हमारे लोगों का। हम कितनी जल्दी लोग जज कर लेते हैं किसी को भी। लोगों के पास कितना जज करने के कितना लिए, आसान है। जबकि वो खुद वो लाइफ में अचीवमेंट के नाम पे उनके पास कुछ नहीं करने के लिए। ये ऐसे लोगों ने मेरे लिए कमेंट करे हैं जो खुद अपने बाप दादा के बिजनेस चला रहे हैं, उनका अपना जीवन में कुछ भी नहीं, एजुकेशन से लेके और अपने बच्चे पैदा करने तक जो उन्होंने खुद किया हो, उनके पास कुछ नहीं है वो दिखाने के लिए कि ये मैंने बनाया है। बिजनेस चलता चलाता बाप दादा का मिल गया, उसी को कंटिन्यू कर लिया। प्रॉपर्टी लाइफ पार्टनर की सपोर्ट से बन गई। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे लिए कमेंट्स करे हैं। मेरी कैपेबिलिटी नहीं देखी, मेरी मेहनत नहीं देखी किसी ने, सिर्फ मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स। ये तो बहुत सारे काम करती है, तो आप भी कर लो, आप भी अपनी नींदें आराम कर लो, मैम। आप भी भूखे रहो। सोसाइटी तो एक ब्लेम ये भी लगाती है कि शायद लगाया भी होगा कि आपने सिंगल मदर अपने बच्चे को पाला। मेरे खुद के घर से ही मुझे एक बार बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या होता ना, ये समय ऐसा आ गया है कि मेरे पास अपनी ज़िंदगी में जो जो लोगों ने मुझे दिया है उन सबको जवाब देने का भी ये टाइम है। इस सोसाइटी से मुझे जो जो मिला है ये उनकी आंखें खोलने का भी टाइम है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ रहा नहीं है। जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा, जब वो ही नहीं रहा तो मेरे पास और छुपा के रखने के लिए कुछ नहीं है। एक बार हम एक शादी अटेंड करने गए थे, मैंने अपना एक मेकअप स्टूडियो खोला, नया नया था, बहुत एक्साइटमेंट थी, 2013 की बात है। फैमिली वेडिंग में हम करनाल गए थे। मेरी मासी जी, सबसे बड़ी मासी जी, वो करनाल में रहते हैं। फैमिली में बैठ के मैंने अपने कज़न को शेयर किया कि मैंने मेकअप स्टूडियो खोला है। यू नो व्हाट वाज एक सरकास्टिक और अजीब सा रिएक्शन होता है ना, कौन सा मेकअप स्टूडियो खोला है? ये मेरी खुद की फैमिली में मेरे एक कज़न ने मुझे बोला ऐसा। पूरी लाइफ किसी ने ये नहीं पूछा कि बच्चे तेरे पास परमानेंट जॉब नहीं है, तेरे पास कोई परमानेंट बिजनेस नहीं है, तू कैसे सरवाइव कर रही है, ये किसी ने नहीं पूछा। जब मैंने अपने दम पे पूरी जिंदगी अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द ग्रूमिंग, बेस्ट ऑफ द एजुकेशन दे के अपने बराबर का खड़ा कर लिया, तब लोगों की आंखें खुली कि इसने तो कर लिया। और हम दोनों माँ बेटे, वी यूज्ड टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड जब हम अपनी फैमिली गैदरिंग्स में जाते थे, कुछ ना होने के बावजूद भी। मैम ये तो वो वाला टाइम था जब इस टाइम पे साहिल को अब जवाब देने थे उन्हीं सब क्वेश्चंस के। Yes. जो आपके ऊपर ब्लेम्स बोलता लगे, था। जो आपके ऊपर ब्लेम्स वो लगे। मुझे बोलता था कि मम्मी आई विल गिव द आंसर्स। देयर इज अ पोस्टर इन हिज रूम जो मीडिया ने कवर किया है, आप लोगों ने
देखे हैं या नहीं देखे मुझे नहीं पता। एक पोस्टर है जो मैंने अभी तक फ्रेम नहीं करवाया। अभी 3 दिन पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसको भी फ्रेम करवा देती हूँ, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन था जो उसने अपने लिए रूम में रखा था। पीपल वॉन्ट टू फ्लाई फर्स्ट क्लास, आई वॉन्ट टू ओन माई प्लेन। $2025 will be my US dollar 10, I don't know the digits also, I don't remember. वो फिगर नहीं की हुई है उसने। मैं 2025 में इस अमाउंट का मालिक बनूंगा, छत पे लिखी हुई है उसने। अगर आपने रील से पहले के जो मेरे इंटरव्यूज है वो नहीं देखे, तो साहिल के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप वो सारे जो ट्विटर पे मीडिया के वीडियोस अवेलेबल है, उन्होंने साहिल का पूरा रूम कवर किया है, आप वो देखना। मैम कितनी बड़ी मैनिफेस्टेशन थी उसकी। बहुत बड़ी। अरबपतियों के बच्चों की ऐसी मैनिफेस्टेशंस नहीं होती। मेरा बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। अगर मेरा बच्चा एक नॉर्मल बच्चा होता ना, जिसको बस नौकरी करनी थी, एक फैमिली चलानी थी, मुझे इतना दर्द नहीं होता शायद। ये गोल्स, ये मोटिवेशन का लेवल, जिनकी फैमिलीज अरबों खरबों रुपए की मालिक है, उनके घरों में भी ऐसे बच्चे जन्म नहीं लेते। और एक छोटी सी रील ने उस बेचारे की पूरी 1 मिनट की रील है, मेरी जनरेशंस, उसके सपने, मेरा बुढ़ापा, मेरी जिंदगी सब खत्म कर दिया।